गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो सभी बच्चे एक बार मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता देंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ में मैंने आपको कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं टेस्ट यहाँ पर लूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे रिवीजन करके आए होंगे। तो आ जाओ सभी बच्चे जल्दी से। तो नमस्ते, प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। आइए सभी बच्चे आइए। तो करें शुरुआत आज की इस क्लास की। हम सभी शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को हमारे स्टमक के बारे में पढ़ाया था, हमारे आमाशय के बारे में यहाँ पर पढ़ाया था, और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हम सभी सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। हम सभी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज का पाचन हम सभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं, यानी जो हमारे मवेशी जंतु जानवर होते हैं जो कि जुगाली करते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो वो सभी के सभी सेलुलोज का पाचन करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनका जो अमाशय होता है, अमाशय में आप देखेंगे कि एक अलग से भाग पाया जाता है जिसको हम रूमेन कहते हैं। और उस रूमेन में बहुत सारी बैक्टीरिया होती है और वह बैक्टीरिया सेलुलोज के पाचन करने में यहाँ पर मदद करती है। और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे क्या बनता है, यहाँ पर मीथेन गैस यहाँ पर बनता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो कल की क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज इसका हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अमित कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो बहुत सारी क्लासेस छूट गई हैं मेरी। क्या मैं आज से कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। आज तो मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नया चैप्टर आपका शुरू होगा, तो उससे आप लोग अपनी नई स्टार्टिंग कर सकते हो, जो भी बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, और सभी बच्चे अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो बेटा, ठीक है। ओके, चलो तो करते हैं हम सभी यहाँ पर शुरुआत। तो आज हम सभी बात करेंगे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले बात यहाँ पर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 7.5 मीटर यह लंबी होती है, ठीक है। तो कई बार आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भाई इन दोनों में चूज करें तो हम किसे चूज करेंगे? तो 7.5 को हम सभी यहाँ पर चूज करेंगे। तो अगर आप ओवरऑल यहाँ पर देखो तो आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी यहाँ पर पाचन तंत्र है, उसमें सबसे लंबा, ठीक है, मतलब सबसे लंबी या सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा है, सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है कि सबसे लंबा जो अंग है वो है हमारी छोटी आंत। वह क्या है? हमारी यहाँ पर छोटी आंत, ठीक है। तो आहार नली की जो सबसे लंबा अंग होता है वह क्या होता है? हमारी छोटी आंत होती है। और यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, यहाँ से कई बार यह भी प्रश्न पूछता है कि जो छोटी आंत होती है उसके कितने भाग होते हैं। आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि जो भी हमारी छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है यहाँ पे ग्रहणी, जिसको हम सभी ड्यूडेनम कहते हैं। दूसरा होता है मध्यांत्र, जिसको हम सभी जुजिनम कहते हैं। और फिर आता है यहाँ पे शेषांत्र, जिसको हम सभी इलियम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि छोटी आंत की अगर आप बात करते हो तो इसकी लंबाई 6 से 7.5 मीटर तक लंबी होती है। 6 और 7.5। तो आप कहोगे कि मैम इन दोनों में से हम किसे चूज करें? तो आंसर करना 7.5 मीटर। फिर आपसे पूछेगा कि जो आपकी आहार नलिका होती है, यानी जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसमें सबसे लंबी कौन सी है, सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। फिर आपसे यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह बताओ कि जो भी हमारी छोटी आंत होती है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग यहाँ पर होते हैं। तो आंसर करना है कौन कौन से? तो पहला ड्यूडेनम, दूसरा होता है जूजनम, और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। ओके बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ना मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाइए। अच्छा, नानी जी भी सुन रहे हैं तो उनको नमस्ते बोलिए मेरी तरफ से। चलो करते हैं यहाँ पर आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम सभी यहाँ पर चलते हैं।
आगे जब हम यहाँ पर चलते हैं, बोर्ड हैंग हो गया क्या बच्चों? 2 मिनट का वेट कर लो, 1 मिनट, 2 मिनट का वेट कर लो। एक्चुअली बहुत क्लासेस होती हैं इस बेचारे से, ये थोड़ा थक गया है, ठीक है। अच्छा, तब तक अपने डाउट वगैरह आप लोग पूछ लीजिए, जब तक आप सभी अपने डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। ड्यूडेनम क्या होता है मैम? ड्यूडेनम का मतलब होता है जो भी हमारी छोटी आंत होती है ना, उसका सबसे बाहर वाला हिस्सा, मतलब सबसे पहले वाला हिस्सा, उसे हम सभी ड्यूडेनम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना, परेशान मत हो। और कुछ अगर आप लोगों को पूछना है तो जल्दी से पूछ लो। वैसे आप लोग बहुत बातें यहाँ पर बनाते हो, लगता है टाइम ले, वैसे आप लोग यहाँ पर बहुत बातें बनाते हो लेकिन कोई बात नहीं, पूछ लो मैम, कोई डाउट ही नहीं रहता है। अच्छा ठीक है। मैम क्या रेनिंग छोटे बच्चों में शुरू से रहता है? हाँ शुरू से रहता है। मैम पढ़ने के बाद डाउट ही नहीं बचता है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताओ, और बताओ, कुछ और पूछना है? मैम इसके नाम कैसे याद करेंगे? नाम याद करने के लिए है कि लिख लिख करके आप सभी याद करिए, ठीक है। लिख लिख करके अगर आप सभी याद करेंगे तो आपको जल्दी यहाँ पर याद होगा, ठीक है। चलें, बेस्ट ऑफ लक बच्चा। चलो, हो गया, ये भी 100% तो हो गया, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलो हो गया, ठीक हो गया। तो आ जाओ बच्चों सभी यहाँ पर फिर से। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहली बात आती है हमारे छोटी आंत के बारे में। और जो भी हमारी यहाँ पर छोटी आंत होती है उसको अगर हम सभी देखें तो क्या है, यह आहार नली का सबसे लंबा भाग है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र, यानी ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारी छोटी आंत होती है उसका काम क्या होता है, इसका क्या यहाँ पर कार्य होता है। आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है कि जब हम अपनी छोटी आंत को देखते हैं तो हमारी छोटी आंत में ही पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब आप सभी यहाँ पर यह देखेंगे कि पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, ठीक है। तो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो वसा हो, उन सभी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनका पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर हो जाएगा? हमारी छोटी आंत में ही हो जाता है, हमारी छोटी आंत में ही हो जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि भोजन का जो पोषण होता है उसका अवशोषण भी कहाँ से होगा। तो आंसर करना कि भोजन का जो अवशोषण होता है वो भी हमारी छोटी आंत में ही होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है छोटी आंत में कि यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन भी हो रहा है, यहाँ पर पूर्ण रूप से अवशोषण भी हो रहा है। ऐसा क्या है हमारी छोटी आंत में? तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इमेज बनाई है, पर एक बार और बना देती हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारी छोटी आंत है, जैसे मान लो कि ये हमारी यहाँ पर छोटी आंत है। तो छोटी आंत के अंदर वाले भाग में, छोटी आंत के अंदर वाले भाग में हमको इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी अंगुली नुमा आकृति की संरचनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। अंगुली नुमा आकृति की संरचनाएं यहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। और ये जो उंगली की तरह संरचनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं उसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो आंसर करना, विली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह जो विली होता है यह क्या काम करता है?
तो आंसर करना कि यही काम करेगा यहाँ पर हमारे पूर्ण रूप से डाइजेशन और पूर्ण रूप से अवशोषण का। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, वो अपने फ्रेंड के घर जा रहा है, गया अपने फ्रेंड के घर, और जब वो वापस अपने घर यहाँ पर आता है तो वह कैसे आ रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमते हुए वापस वो अपने घर पे यहाँ पर आ रहा है। तो आप सभी मुझे यहाँ पर यह बताएं कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका क्षेत्रफल यहाँ पर ज्यादा है। तो आंसर आप क्या करेंगे यहाँ पर कि नीचे वाले रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्यादा है, नीचे वाले का यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है। तो यहाँ पर आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम विली के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारी विली होती है, जो भी यहाँ पर यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उंगली नुमा आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, यह क्या काम करती है कि जो भी यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, और एब्जॉर्प्शन की अगर आप यहाँ पर बात करें, अवशोषण की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अवशोषण के लिए भी सरफेस एरिया को ये यहाँ पर बढ़ा देती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना शुरू किया था तो वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि अवशोषण का क्या मतलब होता है, यानी कि जो भी पोषक तत्व हैं वो आपके रक्त में घुलने चाहिए, जो भी पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिशन है वह क्या है, आपके ब्लड में घुलने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस तरह से आप देखेंगे कि विली आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से विली आपको दिखाई दे रहा है, जो भी फूड है वो यहाँ से जा रहा है, जो भी भोजन है वो यहाँ से जा रहा है। और आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं, जब हम रक्त नलिकाओं के बारे में बात करते हैं, तो जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो तो हर जगह होती हैं। कहाँ पर होती हैं, वो तो हर जगह होती हैं। तो छोटी आंत में भी रक्त नलिका होगी, हाँ बिल्कुल होगी। तो विली के नीचे से रक्त नलिकाएं बहती हुई आपको दिखाई देंगी। तो होगा क्या कि जो भी पोषण होगा वह इस विली के माध्यम से इस रक्त नलिका को क्या हो रहा है, मिलता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी पोषण है वह रक्त में यहाँ पर मिल रहा है और उसी को हम सभी एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, क्लियर है मैम यहाँ पर। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जैसे कि छोटी आंत हमारा यहाँ पर हो गया, और अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, बड़ी आंत के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, बड़ी आंत के बारे में। पर उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी विशेष बात बताऊंगी, पर मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और भी विशेष बात यहाँ पर बताऊंगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सीकम के बारे में। किसके बारे में, सीकम के बारे में, कि भाई ये जो सीकम होता है यह क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, सीकम के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जब छोटी आंत और बड़ी आंत, जब छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिलते हैं उसे ही हम सभी सीकम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो आप क्या देखोगे, इधर से छोटी आंत है और इधर से बड़ी आंत का बनना शुरू हो रहा है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिलते हैं, ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिलते हैं, तो कौन सा वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं उसी को हम सभी क्या कहते हैं, आंसर करना, सीकम कहते हैं। ठीक है, सीकम के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है, एक वॉर्म की तरह, एक क्रीमी की तरह। आप लोगों ने देखा है ना यहाँ पर इल्ली इस तरह से, ठीक है, या वॉर्म आपने यहाँ पर देखा होगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपसे यहाँ पर बोला जाता है कि भाई यह वॉर्म की तरह एक संरचना यहाँ पर दिखाई देती है और इसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न यह पूछेगा कि सीकम कहाँ पर पाया जा रहा है। तो आंसर क्या करना कि सीकम की अगर आप यहाँ पर बात करें तो जहां पर छोटी आंत और जो बड़ी आंत होती है वह दोनों मिलते हैं, उस स्थान को हम सभी सीकम कहते हैं। और नीचे की तरफ आपको
एक भाग लटकता हुआ दिखाई देता है, उसे हम सभी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन दोनों का क्या काम होता है, क्या यह कोई कार्य करते हैं, क्या यह कोई स्पेशल फंक्शन करते हैं? तो आंसर कहना नो, ये कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं करते हैं, ये कोई भी स्पेशल काम यहाँ पर नहीं करते हैं। तो फिर ये करते क्या है? कुछ नहीं करते। ठीक है, तो हमारे शरीर की अगर हम बात करें, अपने पाचन तंत्र की अगर हम बात करें, तो जो सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उनको कहा जाता है अवशेषी अंग। क्या कहा जा रहा है? अवशेषी अंग, और इंग्लिश में कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग का क्या मतलब होता है? तो आंसर आपको करना है कि एक आप ऐसा अंग कह सकते हो कि जो हमारे शरीर में उपस्थित तो है पर कोई भी काम नहीं करता है, और इस तरह के अंगों को हम सभी वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, जैसे कि जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र पढ़ाया था तो टेल बोन के बारे में बताया था, टेल बोन है ना। तो जो टेल बोन होती है, पूंछ की हड्डी जो होती है, वो आज भी हमारे शरीर में उपस्थित है, प्रेजेंट है, लेकिन क्या वह कोई कार्य करती है? क्या वह कोई यहाँ पर फंक्शन करती है? आंसर नहीं, वह कोई भी फंक्शन यहाँ पर नहीं करती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बात करते हो इसके बारे में, सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में, तो ये हमारे शरीर में उपस्थित है लेकिन यह फिर भी कोई कार्य नहीं करती है। ऐसा माना जाता है, इट इज जस्ट अ थ्योरी, ऐसा माना जाता है कि आज मतलब जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनमें यह सेल्यूलोज का पाचन करती होगी शायद, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, तो लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा कोई भी काम का नहीं है। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, कई बार कुछ लोगों का हुआ भी होगा, या फिर आपने यहाँ पर सुना भी होगा कि भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है? तो चलो इसे समझते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि छोटी आंत से जो भोजन है वह बड़ी आंत में जा रहा है। ठीक है, अब इस जगह की अगर आप यहाँ पर बात करो तो ये जगह कैसी है? यहाँ पर इस तरह से स्थान आपको दिख रहा है, तो हो सकता है कि भोजन का कुछ सामान यहाँ पर फंस जाए, भोजन का सामान यहाँ पर कुछ क्या हो जाए? फंस जाए। ठीक है, और आपको यह भी यहाँ पर पता है कि यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर पाचन नहीं होता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं, वह इसका क्या करने लगेंगी? डीकम्पोजिशन करने लगेंगी। क्या करने लगेंगी? डीकम्पोजिशन यहाँ पर वह करने लगेंगी। डीकम्पोजिशन मतलब सड़ाने लग गई। ठीक है, जब कोई भी वस्तु सड़ती है तो उसका वॉल्यूम, उसका जो आकार होता है, उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो बढ़ता है, सूजन आती है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जब यहाँ पर फूड मटेरियल फंस गए थे, यहाँ पे पाचन तो हो नहीं रहा, यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं? सड़ रही हैं। तो उस टाइम पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में सूजन आनी शुरू हो जाएगी। जब सूजन आनी शुरू हो जाएगी तो दर्द महसूस होगा, और आसपास के, यहाँ पर आसपास के जो भी अंग होंगे उनमें क्या करेगा? यहाँ पर तो आंसर करना, उनमें पिंच करेगा, है ना, उनको परेशान करेगा, उनमें भी दर्द पैदा करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया? यहाँ पर सूजन आ गया है इसमें। तो इस टाइम पे जो डॉक्टर्स होते हैं वह क्या यहाँ पर काम करते हैं? तो आंसर आपको करना है कि एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और इसको कट करके बाहर निकाल देंगे, और इसी को हम सब क्या कहते हैं? अपेंडिक्स का ऑपरेशन। इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे प्रश्न पूछेंगे कि मैम अगर हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर इस अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हमारे शरीर में कोई अंतर पड़ेगा? हमारे शरीर में कोई काम करने में कोई दिक्कत यहाँ पर होगी? आंसर नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वेस्टिजियल है, ये ऑलरेडी कैसा है? यहाँ पर बिना काम का है। तो अगर इसको काट के निकाल भी दिया गया तो इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे।
ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और सीकम। चलिए, अब यहाँ पर जो भोजन होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि बड़ी आंत में यहाँ पर आ जाएगा। जब हम बड़ी आंत को यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। आंसर आपको करना है लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। और जो भी हमारी बड़ी आंत होती है उसको हम सभी दो तरीके से यहाँ पर बांटते हैं। पहला जो होता है उसे हम सभी कोलन कहते हैं और दूसरे नंबर पर आता है रेक्टम, जिसे हम सभी मलाशय कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो सीकम है वो भी बड़ी आंत का भाग है, कुछ लोगों का कहना है ये चीज। लेकिन मैं अगर अपना देखूं तो मैं कभी भी बच्चों को लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम नहीं पढ़ाती हूँ, सीकम अलग से पढ़ाती हूँ, क्योंकि सीकम एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग होता है। तो आपको यहाँ पर ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैम अगर यह पूछ लिया कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं तो हम क्या लिखेंगे। कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमेशा पूछता है छोटी आंत का कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3, और नाम बताइए। कभी भी बड़ी आंत के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि सभी टीचर्स, सभी साइंटिस्ट, सभी डॉक्टर्स के बीच में ये विवाद है, तो इसके ऊपर कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं बनेगा। हाँ, पर इतना जरूर पूछेगा कि भाई यह बताओ कि सीकम यानी कि जो मलाशय है वह किसका भाग है। आपसे ये भी यहाँ पर पूछेगा कि यह बताओ कि जो कोलन होता है, ठीक है, वह किसका भाग है। इस तरह से प्रश्न आपका पूछ सकता है और आपको आंसर करना है बड़ी आंत का यह भाग होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर ना एक और बात आती है कि जब हम सीकम के बारे में बात करते हैं, जब हम मलाशय के बारे में बात करते हैं, तो जब कभी भी आप मल त्याग करते हो तो मल त्याग करने से पहले, यानी कि डिफेसिकेशन से पहले, पोटी करने से पहले, ठीक है, कि जो भी हमारा मल होता है, जो भी हमारा कचरा होता है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, मलाशय में स्टोर होता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि यह बताओ हमारे आहार नलिका का सबसे अंतिम भाग कौन सा होता है, तो आंसर क्या करना, तो आंसर आपको करना है यहाँ पर रेक्टम, यानी कि मलाशय। तो मलाशय की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो मलाशय आहार नली का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर बात आएगा कि इस अंतिम भाग में एक द्वार पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, एक होल पाया जाता है, जिसके माध्यम से मल को बाहर निकाल दिया जाता है और उसी को हम सभी क्या कहते हैं, एनस, यानी कि गुदा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि जब आप यहाँ पर अपने बड़ी आंत को देखते हो, जब आप अपने यहाँ पर बड़ी आंत को देखते हो तो बड़ी आंत का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, बड़ी आंत का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, ये वाला, इसको हम सभी किस नाम से जानते हैं, यही क्या है, हमारा मलाशय, यही क्या है, हमारा रेक्टम। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एक द्वार दिखाई देगा जिससे मल बाहर निकाल दिया जाएगा और इसी को हम सभी एनस यानी कि गुदा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई यह बताओ कि सबसे अंतिम भाग कौन सा है, तो गुदा नहीं बताएंगे आप। ठीक है, आप यहाँ पर गुदा नहीं बताएंगे, आप यहाँ पर क्या बताएंगे, मलाशय या फिर छोटी आंत। अगर अंग पूछता है तो छोटी आंत, अगर भाग पूछता है तो मलाशय। कभी भी गुदा नहीं बताएंगे, एनस नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि एनस एक छिद्र है, एक द्वार है मलाशय का। तो मलाशय से ही यहाँ पर, रेक्टम से ही यहाँ पर एनस के माध्यम से जो भी मल होता है वह बाहर की ओर यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम छोटी आंत के बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत का क्या यहाँ पर काम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्ण रूप से जो डाइजेशन था, पूरे तरीके से जो डाइजेशन हो रहा था, पूर्ण तरीके से जो पाचन हो रहा था, वो कहां पर हो गया, तो आंसर करना कि वो तो हो गया हमारे छोटी आंत में। तो बात आती है कि जो बड़ी आंत होती है उसमें क्या होता है, बात यहाँ पर आएगी कि जो बड़ी आंत होती है उसमें क्या होता है। आंसर आपको करना है कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता, तो फिर क्या होता है, तो आपको बताती हूं मैं कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता, कोई भी डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता, लेकिन जल, खनिज लवण और औषधियों का अवशोषण यहाँ पर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स, इसका यहाँ पर अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है।
तो चलो अब इसे हम सभी यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर जल। तो जैसे कि आप सभी को पता है जल ही जीवन है ना। हमारी बॉडी में अगर आप देखो तो 70 से लेके 72% तक पानी होता है। हमारा शरीर बार बार यह चाहता है कि पानी को एब्जॉर्ब करे। कभी भी हम पानी को बाहर ना निकाले, पानी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितना ज्यादा अवशोषित कर सकते हैं उतना अवशोषित करें। तो इसीलिए जब मल बाहर निकाला जा रहा है तो उसमें भी जो जल होगा, उसमें भी जो पानी होगा, उसको बार बार अवशोषित करने की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, और यह काम कौन करता है? बड़ी आंत करता है। दूसरे नंबर पर खनिज लवण, इसकी भी आवश्यकता शरीर को होती है, तो जल और खनिज लवण अवशोषित करता है। तीसरे नंबर पर औषधि। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी का सर दर्द हो रहा है, अब उसने क्या खाया? एक सेराडोन खाया, या उसने डिस्प्रिन खाया, या मान लो कोई भी दवाई उसने खाई। जब वो दवाई खाएगा तो पानी के माध्यम से वो घुल गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कहां पर पहुंचा? हमारी बड़ी आंत में पहुंचा। और बड़ी आंत ने क्या किया? उस औषधि को एब्जॉर्ब करके रक्त में मिला दिया, ताकि जो रक्त है वह उस औषधि को लेकर के जहां पर भी दर्द हो रहा है वहां पर पहुंचे और उसको ठीक करे। ठीक है, अब जैसे कि टीवी में दिखाते हैं दर्द का अंत तुरंत, डिस्प्रिन, है ना, सेराडोन। ठीक, अब उसमें क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर कि खा रहे हैं दवाई और वो सिर में जाकर के आपका, यानी ब्रेन में जाकर के आपका दर्द मिटा रहा है। तो साइंस की तो RIP कर देते हैं वो लोग, है ना। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी यह ऐड आते हैं, जो भी यह एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं, इनके ऊपर ज्यादा विश्वास आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर पहले नंबर पर कि जब हम बात करते हैं कार्य के बारे में, तो जो कार्य यहाँ पर होता है बड़ी आंत का, वो होता है जल, खनिज लवण और औषधियों का अवशोषण करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यह श्लेष्मा का स्राव भी करता है। श्लेष्मा को हम सभी क्या कहते हैं? यहाँ पे म्यूकस कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं म्यूकस क्या है। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? म्यूकस क्या है? तो एक चिपचिपा सा पदार्थ, एक चिपचिपा सा पदार्थ। RIP का क्या मतलब होता है मैम? रेस्ट इन पीस, यानी कि साइंस की धज्जियां उड़ा दिया, ये मतलब था। ठीक है, तो रेस्ट इन पीस का मतलब होता है कि खत्म, खलास। ठीक है, ओके। तो यहां पर अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि यह श्लेष्मा का स्राव यहाँ पर करता है। ठीक है, अब ये म्यूकस क्या होता है, श्लेष्मा क्या होता है? तो आंसर करना, एक चिपचिपा सा पदार्थ। ये क्या मतलब होता है यहाँ पर? एक चिपचिपा सा पदार्थ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में भी यह निकलता है, जैसे नाक में, जैसे कि कान में। ठीक है, अब कान की अगर आप यहाँ पर बात करो तो आपको पता है कि आप सभी कान का मैल निकालते हैं, उसमें चिपचिपा वैक्स जैसा सब्सटेंस निकलता है, तो उसको भी हम सभी क्या कहते हैं? म्यूकस ही कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपने रेक्टम के बारे में बात करते हैं, तो जो रेक्टम होता है, ठीक है, उससे भी क्या निकल रहा है? श्लेष्मा, यानी कि म्यूकस यहाँ पर निकल रहा है। और यह क्या काम करेगा? तो पहले नंबर पर जितना भी फीकल मटेरियल होता है, ठीक है, फीकल मटेरियल जितना भी होता है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर मल बना उसको आपस में चिपकाएगा, ताकि जब आप यहाँ पर फ्रेश होने के लिए जाओ तो वो आसानी से एक साथ बाहर निकल जाए। और दूसरे नंबर पर लुब्रिकेशन का काम भी ये यहाँ पर करता है। क्या करता है? यहाँ पर लुब्रिकेशन का काम भी ये यहाँ पर करता है। ठीक है, लुब्रिकेशन का भी काम ये यहाँ पर करता है। लुब्रिकेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पर? तो आंसर आपको करना है, लुब्रिकेशन का मतलब है एक स्नेहक की तरह, कि भाई कब्ज की समस्या यहाँ पर ना हो और जो भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है वो आसानी से यहाँ पर बाहर निकल जाए। ठीक है, चलो कर लो इसको नोट जल्दी से। बच्चों इधर उधर की बातें नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। हो गया बच्चा? क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का टेस्ट अब मैं यहाँ पर लूंगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहले नंबर पर जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से आप सभी इसका आंसर करके बताएंगे कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही बनेगा। चलो बताओ फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा। तो सबसे पहले मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियों का नाम यहाँ पर बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और जिन बच्चों को जो इधर उधर की बातें पूछनी है बेटा क्लास के बाद पूछना, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब मत करो। बताओ इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है डी ऑप्शन। आंसर जो यहाँ पर इसका बनेगा वह क्या है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से नोट करेंगे कि जो डी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर अलग अलग स्टेप दिए गए हैं और इनका सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। चलो बताओ कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों का सही क्रम यहाँ पर क्या होगा। चलिए बेटा जल्दी से बताइए फटाफट से, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बार बार समझाया भी हुआ है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। और आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफेसिकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से नोट करेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट कि शरीर के किस अंग से पाचन शुरू होता है। शरीर के किस अंग से पाचन यहाँ पर शुरू होता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा। शरीर के किस अंग से पाचन हमारा शुरू होता है, चलिए बताइए जल्दी से कौन सा आंसर शुरू होगा। अब देखो बेटा, अगर आप शरीर के बारे में बात करें तो हमारे माउथ से, हमारे मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर मुंह तो दिया नहीं, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा हमारा, अमाशय। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, अमाशय। तो जो बी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा अमाशय, वह बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, क्योंकि मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है और यहाँ पर दिया नहीं है मुंह, तो इसीलिए दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, स्टमक। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य होता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए। यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, यह बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकता है। क्या यहाँ पर हमारा आंसर सही होना चाहिए। मैम इंग्लिश में क्वेश्चन बताइए बेटा, ये क्या फारसी लिखा है इधर, ये फारसी में है क्या, ये चाइनीज में है क्या। चलो जल्दी से बताओ, इसका आंसर करो यहाँ पर। और इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो है सी ऑप्शन, यानी कि बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। ठीक है, कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो यह दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है उसको भी एक्टिव कर रहा है, और साथ में जो भी बैक्टीरिया होती है उसको किल करता है, उसको यह यहाँ पर मारने का काम भी यहाँ पर करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, आहार नलिका के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर करें, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। और आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, छोटी आंत। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। तो आहार नलिका का जो सबसे बड़ा भाग होगा वह क्या होगा, छोटी आंत। ठीक है मैम, 3 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में सही था। हाँ तो अच्छी बात है, सही था तो क्या दिक्कत हो गई पंकज, सही था तो अच्छी बात थी, उसमें क्या है, वो सही ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कैसे बिना सर पैर की बातें करते हो बेटा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड अकर्स इन। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनना चाहिए, बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। और आंसर की अगर आप बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो बी ऑप्शन बनेगा वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं।
कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का क्या यहाँ पर कार्य होता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से इसका आंसर करो। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में गलत था। बेटा तुम लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या हिंदी में गलत है भाई, क्या हिंदी में गलत है। सब तो सही है। एक हो गया आपका अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलत्याग, ठीक तो दिया है। तीसरे नंबर पर भी यहाँ पर सही है हमारा आमाशय। क्या है, क्या गड़बड़ है, सब तो ठीक है। फालतू का टाइम पास करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है, इधर उधर की फालतू की बातों पे ध्यान है, इंग्लिश हिंदी कर रहे हैं। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही बनना चाहिए, बताओ। अब जो भी हमारा यकृत होता है वह क्या निकालता है, बाइल जूस निकालता है, पित्त रस यहाँ पर निकालता है, ठीक है। और जो भी पित्त रस निकलता है वह कैसा होता है, अल्कलीन इन नेचर। तो यह क्या कर रहा है, भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। और इसीलिए जो ए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर यहां पर बनेगा। अरे भाई अच्छा ये वाला पूछ रहे हो क्या, कि बॉडी डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगिंस, अच्छा किस अंग से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा। ठीक है चलो ये वाली गलती मेरी थी, मैं मानती हूँ, ठीक है। चलो तो प्रोटीन की अगर आप बात करते हो तो वो भी आमाशय से शुरू होता है बेटा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर, इनेमल। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ताम्र चीनी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के किस अंग से भोजन अवशोषित होता है। इन विच पार्ट ऑफ द अवर बॉडी फूड गेट एब्जॉर्ब्ड, हमारे शरीर के किस अंग से भोजन अवशोषित होता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। अरे पंकज कुमार ठीक है, सो के ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो तो यहाँ पे हमारे शरीर के किस अंग से भोजन अवशोषित होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बड़ी आंत। क्या हो जाएगा, बड़ी आंत। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जिगर में संग्रहित अपचयी भोजन को क्या कहा जाता है। चलो बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्लाइकोजन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करो तो मैंने आपको बताया था कि जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाता है तो वो कहाँ पर जाकर के स्टोर होता है, हमारे यकृत में जाकर स्टोर होता है। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और यही प्रश्न अगर आपसे पौधों के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और अगर जीव जंतुओं के बारे में बात करें तो किस रूप में हो रहा है, तो आंसर करना ग्लाइकोजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का क्या कार्य होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र का क्या कार्य होता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा। तो शरीर को आकार देने का काम करता है, शरीर द्वारा उपयोग के लिए भोजन लेने और तोड़ने का काम करता है, क्या यहाँ पर यह कार्य करता है। तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर, बी ऑप्शन, कि यह भोजन को लेने और तोड़ने का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबी नली जो भोजन को मुंह से पेट तक लेकर के जाती है। एक लंबी नली जो भोजन को मुंह से पेट तक लेकर के जाती है, क्या आंसर बनेगा इसका। पहला वायु नलिका, ग्रास नलिका, मूत्र मार्ग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, ईसोफेगस। आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ईसोफेगस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों द्वारा आवश्यक होने तक यकृत के पाचक रसों को कौन यहाँ पर संग्रहित करता है। चलिए बताइए यहाँ पर जल्दी से। तो हमने क्या देखा कि जो भी हमारा लीवर यानी यकृत होता है उससे क्या निकलता है, बाइल जूस यानी कि पित्त रस निकलता है, ठीक है। और जो पित्त रस होता है वो हमारे गैल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है, यानी हमारे पित्ताशय में जाकर के स्टोर हो जाता है ना। और इसीलिए जो आंसर बनेगा वह क्या है हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा, पित्ताशय। क्या बन जाएगा यहाँ पर, पित्ताशय। कि पित्त की थैली में ही आप देखेंगे कि जो पित्त होता है, पित्त रस होता है, वह थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अंग जो पित्त रस नामक शारीरिक रस का उत्पादन करता है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और इसका जो आंसर बनेगा वह क्या है? पित्त कौन निकालता है? हमारा यकृत निकालता है। कौन निकालता है? यकृत निकालता है। और इसीलिए जो इसका आंसर बनेगा वह क्या है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर भोजन, जल, खनिज पदार्थ का अवशोषण होता है। चलो बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, भोजन, जल और खनिज पदार्थ। अगर केवल भोजन होता तो हम छोटी आंत कर देते, पर जल और खनिज पदार्थ कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है। तो ये जो प्रश्न है इसको ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अगर जल और खनिज दिया है तो हमें बोलना है बड़ी आंत, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर जल और खनिज नहीं देता, सिर्फ भोजन देता, तो हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? छोटी आंत। तो आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का वह हिस्सा शरीर से मल जैसे ठोस कचरे को निकालता है, उसे हम क्या यहाँ पर कहते हैं? मल निकलता है एनस से। एनस किसका छिद्र है? रेक्टम, यानी कि मलाशय, मलाशय। ठीक है, तो गुदा द्वार से यह निकलता है, मलाशय का यह भाग होता है। और मलाशय किसका भाग होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। अब यहाँ पे कहीं पर भी रेक्टम तो दिया नहीं है, और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो गया? ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में उपस्थित अंगुली नुमा आकृति की संरचना को क्या कहा जाता है? टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए? और आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विली। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विली। तो जो ए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वह बिल्कुल यहाँ पर सही है, विली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। मुख, अमाशय तथा छोटी आंत के भोजन के पाचन हेतु विशेष रस स्रावित करने वाली छोटी ग्रंथियां कहां पर उपस्थित होती हैं? प्रश्न अच्छे से पढ़ो और फिर इसके बाद इसका आंसर आप सभी यहां पर करके बताओ। क्या इसका आंसर यहां पर बनेगा? अब जैसे कि मान लो हम अपने पेट को लेके चलते हैं, पेट की जो अंदर की लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? म्यूकोसा। क्या कहा जाता है? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में ही आप देखेंगे कि छोटी छोटी बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, और यह अलग अलग एंजाइम और रस यहाँ पर निकलती है। तो आंसर क्या हो गया इसका यहाँ पर? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? चलो बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करो। बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? और आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मलाशय। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? मलाशय। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे गुदा गुहा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एनस तो क्या है? उसका एक पार्ट है ना सिर्फ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मलाशय। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का अंतिम भाग जिससे ठोस अपशिष्ट बाहर निकल जाता है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? एनस, म्यूकस, लीवर। और आंसर क्या हो जाएगा? एनस। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनस। तो जो ए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम डायस्टेज को निम्नलिखित में से किसमें साबित किया जाता है? डायस्टेज नाम का जो एंजाइम होता है वह कहां से सिक्रीट होता है? चलो जल्दी से बताओ। डायस्टेज, और आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। डायस्टेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित अंगों से किस पर प्रभाव डालती है? प्यारे बच्चों, जब बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया जाता है उस टाइम पर हमारा जो यकृत होता है, हमारा जो लीवर होता है, वह पूरे तरीके से खराब होना शुरू हो जाता है, और उस स्थिति को हम सभी सिरोसिस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो यह किसको खराब करेगा? हमारे यकृत को खराब करता है, सिरोसिस नाम की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द रेनिन एंजाइम इज सिक्रेटेड? रेनिन एंजाइम किससे निकलता है? क्वेश्चन कह रहा है
रेनिन एंजाइम किससे निकलता है? रेनिन एंजाइम किससे निकलता है? और आंसर क्या करना है यहाँ पे हमारा? आमाशय यानी कि स्टमक। तो जो ए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो बिल्कुल सही है। तो रेनिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? स्टमक से निकलता है। और यह क्या काम करता है? तो आंसर करना कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। छोटे बच्चों में यह ज्यादा निकलता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत में कौन सा अंग खुलता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत में कौन सा अंग खुलता है? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? अमाशय। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? अमाशय। ठीक है, तो अमाशय की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो पाइलोरस होता है अमाशय का सबसे अंतिम भाग होता है, और पाइलोरस स्फिंक्टर भी कल मैंने आपको पढ़ाया था। और उसी के माध्यम से आप सभी देखेंगे कि जो भी काइमा जो होता है यानी काइम होता है वह अमाशय से कहां पर पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। नेक्स्ट, पित्त निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त रस की अगर हम यहाँ पर बात करें, ऋषु मैं आपको ये लास्ट अल्टीमेटम दे रही हूं, अगर आप बार बार आंसर के अलावा कुछ और भी यहाँ पर कहें, इस तरह से की चीजें करोगे बेटा, तो आपको एडिटर सर ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, एक बच्चा बार बार जय श्री राम लिख रहे हैं, बेटा अच्छी बात है, आप मंदिर जाइए, खाली टाइम पे आप भजन करिए, सब कुछ अच्छी चीज है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, यहाँ पे आप जय श्री राम कर रहे हो और एक बार दो बार चलो चलता है, आपने कितनी बार कर दिया? 10 बार कर दिया। पढ़ने पे ध्यान नहीं है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही जय श्री राम करते रहेंगे बेटा तो फिर कैसे जॉब लगेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी ऊपर वाला जो भगवान है हमारा वो हमारा क्या करेगा? हाँ, मार्गदर्शन करेगा, सक्सेसफुल बनाएगा। पर आप पढ़ाई नहीं करोगे, सिर्फ यही करोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और इसका जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो है ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हेपेटोसाइट्स मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पर बताया था। हेपेटोसाइट्स, हेपेटो शब्द का क्या मतलब होता है? हेपेटिक शब्द का क्या मतलब होता है? हेपेटिक की अगर हम यहाँ पर बात करें, हेपेटो की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर हमारा लीवर। और साइट्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो साइट्स का क्या मतलब होता है बेटा? कोशिकाएं। क्या होता है यहाँ पर? कोशिकाएं। तो हेपेटोसाइट्स। अब आगे बढ़ते हैं, पित्त कहाँ पर एकत्रित किया जाता है? पित्त को कहाँ पर एकत्रित किया जाता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो। और आंसर की अगर हम बात करें तो जो पित्त होता है वो हमारे पित्ताशय में जाकर के स्टोर हो जाता है। कहाँ पर? पित्ताशय में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बेटा ये सब कुछ ना 2 हफ्ते से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ना आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 2 हफ्ते से डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। ठीक, यानी आप सोच सकते हो कि कितनी क्लासेस हुई होंगी इसकी। ठीक, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको अब नहीं करूंगी एक्सप्लेन ना, आप लोग को क्लास देखनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, नेक्स्ट, रुमेन किसका भाग होता है? रुमेन किसका भाग होता है? हम सभी को पता है कि जो रुमेन होता है वो हमारा तो नहीं, लेकिन जो मवेशी जंतु जानवर होते हैं उनके अमाशय का यह एक भाग होता है, उनके अमाशय का यह एक भाग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर एंटेरिक किण्वन है जो जुगालू करने वाले जानवरों के पाचन तंत्र में होता है। यह बढ़े हुए कारणों के कारण में से एक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एंटेरिक किण्वन, और फिर कह रहा है किण्वन। आप सभी को याद होगा कि मैंने कहा था कि जो जुगाली करने वाले जंतु जानवर होते हैं उनके पेट में बैक्टीरिया पाई जाती है। उनके पेट में जो बैक्टीरिया पाई जाती है वह बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के भी श्वसन यहाँ पर कर लेती है। ठीक है, और इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? तो आंसर करना, इसी को हम सभी किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है एंटेरिक किण्वन, यानी कि आपके पेट के अंदर, या कह सकते हो छोटी आंत के अंदर या पेट के अंदर किण्वन हो रही है। ठीक,
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ठीक है, जुगाली करने वाले जानवर सेलुलोज का पाचन तो कर लेते हैं इन सब की मदद से, लेकिन इसके बदले में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस भी यहाँ पर बनती है। तो बस यही है, ठीक है, मीथेन गैस भी यहाँ पर बनती है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पाचन निम्नलिखित में से किसका एक कार्य नहीं है? पाचन निम्नलिखित में से किसका एक कार्य नहीं है? और आंसर क्या हो जाएगा इसका? बायोटिन। बायोटिन की अगर आप बात करते हो तो यह एक प्रकार का विटामिन होता है। विटामिन आपको पोषण देता है लेकिन पाचन में यह मदद नहीं करता है, जबकि पेप्सिन और रेनिन पाचन में मदद करते हैं। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक एसिड जो पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, वास्तव में क्या है? पेट की यानी कि हमारे स्टमक की, आमाशय की जो उपकला कोशिका होती हैं वह HCl निकालती हैं। क्या निकालती हैं? HCl निकालती हैं, और इसीलिए जो आंसर बनेगा वो क्या है? बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषक तत्वों और पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए आहार नाल का मुख्य अंग कौन सा होता है? Which region of the alimentary canal principal organ for the absorption of the nutrient and digested food? चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए? और आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसकी PDF आपको अपलोड करा दूंगी। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।